नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत में एक कहावत हर कोई जानता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर ड्रैगन नेपाल में इसी कहावत को चरितार्थ कराने में जुट गया है। अब तक नेपाल सरकार को अपने इशारों पर नचाने वाला चीन अब खुद ही नाकों से चबा रहा है। नेपाल को अपने हाथ से निकलकर भारत की तरफ जाता देखकर ड्रैगन बुरी तरह से घबरा गया है। उसने भारत पर जासूसी करने का न सिर्फ आरोप लगाया है बल्कि यहां तक कह दिया है कि नेपाल में काम कर रहे उसके कई नागरिक लापता हैं, जिनके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है। यह अनगढ़ आरोप चीनी थिंक टैंक और उसके सरकारी डमरू ग्लोबल टाइम्स ने लगाए हैं। हालांकि चीन जिन्हें अपना नागरिक बता रहा है, ये चीनी नागरिक एवरेस्ट की ऊंचाई नापने गए थे या फिर नेपाली नेताओं के ढीले नाड़े बांधने का ठेका लिया हुआ था। आगे बढ़ने से पहले यह भी बता दें कि हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने नेपाल के एक एक घटनाक्रम की सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई है। हमने आपको बताया था कि कैसे नेपाल से चीनी बिस्तर गोल करने और नेपाल को सुरक्षित करने में कई भारतीयों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी है। आज खुद चीन ने इसकी पुष्टि कर दी है कि नेपाल को लेकर भारत और चीन के बीच एक अघोषित जंग लड़ी गई है। फर्क सिर्फ यही रहा कि इसकी जानकारी उच्च स्तर तक रही है, आम व्यक्ति और मीडिया तक को इस पूरे खेल से दूर रखा गया है। चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी MSS के जासूस कहां गए, इसका ठेका भारत ने नहीं ले रखा है। भारत का एक ही मकसद है कि दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा की जाए। इसके लिए नेपाल के नेता स्वीकृति भी नहीं देंगे तो भारतीय एजेंसी अपने स्तर पर मैदान में उतरेगी। इस बार भी यही हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में नेपाल में जो बिसातें बिछाई गई उसका नतीजा दुनिया के सामने है। जो चीन नेपाल को अपना पिट्ठू समझ रहा था, आज वही उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा रहा है। चीन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गुओ येझौ को नेपाल भेजने पर आलोचना झेलनी पड़ रही है। भारत की मीडिया समेत दुनिया भर में चीन के इस कदम को नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप बताया जा रहा है। चीनी डमरू ग्लोबल टाइम्स ने अपनी फजीयत से बचते हुए उल्टे भारत पर नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि गुओ येझौ के नेतृत्व में काठमांडू पहुंचा अधिकारियों का दल कोरोना पर चर्चा करने के लिए गया है, पर मामला यहीं तक होता तो बात आई गई हो जाती। चीन की फुदान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिन मिंगवाग ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि भारत द्वारा नेपाल की बातचीत की जासूसी की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसियों का नेपाल में नेटवर्क बेहद मजबूत है और यहाँ चीनी नागरिक लगातार लापता हो रहे हैं। लिन ने दावा किया है कि चीन ने बेल्ट एंड रोड के तहत नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। भारत और अमेरिका इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। एक अन्य चीनी विशेषज्ञ हु जिंगयोंग ने कहा है कि भारत ने अपने खुफिया एजेंटों को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर नजर रखने के लिए भेजा है। ये भारतीय जासूस चीनी मंत्री और नेपाली नेताओं के बीच होने वाली बातचीत की भी जासूसी कर रहे हैं। हु ने आरोप लगाया कि चाहे भूतकाल हो या वर्तमान काल, भारत नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला सबसे शक्तिशाली विदेशी ताकत है। यानी नेपाल से अपने पांव उखड़ते देखकर माधुर चीन को वास्तविकता का एहसास हुआ हो या नहीं हुआ हो, मगर भारत की ताकत का आभास जरूर हो गया है। दरअसल नेपाल में भारत और चीन की दिलचस्पी यूं ही नहीं है। हाल के दिनों में एशियाई मुल्कों के प्रति चीन की आक्रामकता और नेपाल को साधकर भारत को घेरने की कोशिश से मोदी सरकार चौकन्ना हो गई है। नेपाल की आंतरिक राजनीति में खामोश रहने वाले चीन के अचानक से सक्रिय होने पर भारत की पैनी नजर है। नेपाल भारत के साथ चीन का भी पड़ोसी देश है। दोनों ही देशों के लिए रणनीतिक तौर पर नेपाल अहम है। वर्तमान में भारत से 80% सामान नेपाल जाता है। नेपाल अपनी जरूरतों का 65% सामान भारत से आयात करता है, जबकि 35% अन्य देशों से खरीदा जाता है। नेपाल में कृषि उत्पादन, जड़ी बूटियां, कारपेट, कपड़ा आदि का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। ऐसे में भारत भी इसका कुछ हिस्सा आयात करता है। दोनों देशों के बीच प्रति सप्ताह 60 उड़ानें होती है। नेपाल जाने वाले कुल टूरिस्ट में से 20% भारतीय होते हैं, जबकि नेपाल जाने वाले सभी टूरिस्ट में से 40% भारत होकर जाते हैं। खास बात यह है कि भारतीय कंपनियां नेपाल में सबसे बड़ी निवेशक है, जिन्होंने कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 40% निवेश किया है। नेपाल में तकरीबन 150 से अधिक भारतीय उपक्रम कार्य कर रहे हैं, जबकि इस मामले में अब चीन बड़ी चुनौती बन रहा है। वह नेपाल में भारत का प्रभाव खत्म करने के लिए बड़े पैमाने में निवेश कर रहा है। उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में नेपाल को भी शामिल कर लिया है। चीन और नेपाल काफी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो कि लगभग 1414 किलोमीटर तक फैली है। 1955 से 1989 के काल में चीन ने नेपाल में संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। चीन ने इस दौरान नेपाल में जमकर भारत विरोधी प्रचार किया है। 1987 से 1989 के बीच चीन और नेपाल के मध्य ऐसे श्रृंखलाबद्ध करार हुए जिनसे भारत के सुरक्षा हितों की उपेक्षा हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि 1975 में नेपाल और चीन के मध्य 0.7% व्यापार होता था, जबकि शेष 99.03 व्यापार भारत के साथ होता था। मगर 90 के दशक के बाद से चीन ने नेपाल को आर्थिक और तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत काफी अनुदान प्रदान किया।
यह आर्थिक अनुदान प्रत्येक वर्ष 80 मिलियन तक पहुंच गया। आज की घड़ी नेपाल में चीन की भागीदारी सड़कों, रेल मार्गों और अस्पतालों के अलावा ऑप्टिकल फाइबर बिछाने और नेपाली सेना को हथियार मुहैया कराने तक पहुंच गई है। चीन ने नेपाल के विभिन्न प्रोजेक्ट में 200 मिलियन निवेश भी कर दिया है। यानी चीन की यह नीति इस उद्देश्य से प्रेरित है कि दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम किया जाए, साथ ही रणनीतिक तौर पर भारत की घेराबंदी भी की जा सके। परंतु इस वक्त भारत में मोदी की सरकार है जिसके पास एनएसए के रूप में बेअदघात अजीत डोभाल जैसा शख्स है। डोभाल ऐसे व्यक्ति हैं जो चीन की 100 साल वाली सोच से भी 10 कदम आगे जाकर सोचते हैं। भारत को नेपाल में चल रहे चीनी खेल की जानकारी पहले से थी, मगर ईस्ट लद्दाख में चीनी हरकत से उसे ज्यादा चौकन्ना कर दिया। नेपाल में भारत के खिलाफ चल रही चीनी साजिश को विफल करने की जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल को सौंपी गई है, जिसके लिए उन्होंने रो प्रमुख सामंत कुमार गोयल के साथ मिलकर रणनीति तैयार की। बड़ी बात यह है कि इस मिशन में नेपाल के ऐसे नेताओं को भी साथ लिया गया जो चीन की मानसिकता को भली भांति समझते थे। इन नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे बाकी नेताओं को भी चीन से मित्रता के नफे नुकसान के बारे में समझाएंगे। बाकी का काम रोको करना था, जिसके तहत उन नेताओं को चीनी चंगुल से निकालना था जो अज्ञानतावश चीन के हनी ट्रैप और ब्लैकमेल का शिकार हो गए थे या चीन उन्हें लगातार अपना शिकार बना रहा था। हैरानी की बात यह है कि भारत की जुझारू एजेंसियों ने यह फतह सिर्फ 3 माह के भीतर हासिल कर ली और दशकों से नेपाल में ब्लैकमेल का खेल चला रहे चीन को पसीने छुड़ा दिए। अब चीन की दिक्कत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि नेपाल में चंद नेताओं के अतिरिक्त उसका कोई भी देशी नहीं रहा है। उसका पूरा तंत्र भारत ने तहस नहस कर दिया है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली उसके हाथ से पूरी तरह छिटक चुके हैं, जबकि बाकी नेता चीन के चंगुल से आजाद होकर राम राम जप रहे हैं। यानी पिछले 4 दशक में चीन ने नेपाल में जो साम्राज्य खड़ा किया था वह बिखरने के कगार पर पहुंच चुका है। उसे सबसे बड़ा खतरा जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI को लेकर सता रहा है। यह परियोजना भारत अमेरिका के निशाने पर रही है। पाकिस्तान और म्यांमार में यह पहले ही सूखे का सामना कर रही है। ऐसे में नेपाल में भी इसके खिलाफ जन आंदोलन भड़क गया तो चीन को कई सौ अरब डॉलर की चोट पड़ना तय है। यही कारण है कि चीन अपने खास सिपह सलारों को नेपाल में भेजकर सियासी घमासान को शांत करना चाहता है। उसे नेपाल की राजनीतिक उठापटक की बजाय अपनी परियोजना की ज्यादा फिक्र है। ओली की सरकार उसके काबू से पूरी तरह बाहर हो चुकी है और प्रधानमंत्री ओली इस वक्त भारत की बोली बोल रहे हैं, जिससे केवल शी जिनपिंग ही घबराहट में नहीं है बल्कि चीनी थिंक टैंक की भी नींद उड़ गई है। चीन द्वारा भारत पर जासूसी के आरोप उसकी तिलमिलाट को ही बयान करता है। वह खुद भी कोई दूध का धुला नहीं है। चीन की MSS ने वर्षों से नेपाल में यही काम किया है। भारत अगर ऐसा कोई कदम उठा रहा है तो वह नेपाल की जनता के हित के लिए काम कर रहा है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है और भारत के साथ उसका सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता मजबूत है। ऐसे में भारत का दायित्व है कि बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को गलत रास्ते पर जाने से रोका जाए, साथ ही उसकी भलाई के लिए सही कदम भी उठाए जाए। भारत द्वारा नेपाल में ऐसे एक हिंदू भाई की भूमिका निभाई जा रही है। अब चीन चाहे चिंगाड़े या तशरीफ दे देकर मारे, भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।